हाँ तो बच्चों, आज हम लोग एक टर्म शुरुआत करते हैं ये सीबीएसई सीरीज के अंतर्गत। ऐसे तो नीट के लिए और जेई मेंस के लिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 से 3 टॉपिक बढ़िया से पढ़ लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहाँ से आराम से 2 मार्क्स से 3 मार्क्स आता ही है और वो क्वेश्चन अटेंड हो जाता है। तो चलिए, विदाउट लॉसिंग द टाइम हम लोग शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो रदरफोर्ड्स का जो एटॉमिक मॉडल है वो तो क्लास 11 के केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जनरली वो बहुत कम पूछता है, क्योंकि केवल उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूछा जाता है। तो अगर वो पूछता भी है तो आप लोगों को याद होगा। लेकिन जहां से थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं या थोड़ा सा टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हमारा टॉपिक है बोर्स पॉस्टुलेट। ठीक है। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था थोड़ा सा फेल होने लगा मतलब ये कि भाई ये क्वेश्चन आया कि अगर रदरफोर्ड के मुताबिक न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये तो चार्ज पार्टिकल है, रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, मतलब उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज हो रही मतलब वो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हो गया। और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलना चाहिए, मतलब रेडिएशन निकलना चाहिए। और रेडिएशन निकलेगा मतलब तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर एनर्जी कम हुई तो स्पाइरल पाथ पर चलते हुए ये एटम कोलैप्स कर जाएगा, मतलब एटम गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, तो खत्म हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने, जो उनके ही लेबोरेटरी में, यानी ऐसा कहा जाता है कि उनके ही लेबोरेटरी में, रदरफोर्ड के ही लेबोरेटरी में उन्होंने काफी दिनों तक रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद में 3 पोस्टुलेट दिया उन्होंने। पहला पोस्टुलेट दिया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक डेफिनिट ऑर्बिट में ही घूम सकता है, जिनको कहा गया स्टेबल ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूम सकता, कुछ डिफिनिट ऑर्बिट में ही घूमेगा। और जब तक वो एक खास डिफिनिट ऑर्बिट में घूमेगा किसी तरह का कोई रेडिएशन नहीं देगा। बाद में इसी को डी ब्रोगली ने प्रूव किया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जब कुछ खास ऑर्बिट में घूमता है तो वो स्टैंडिंग वेव जनरेट करता है, जिसके वजह से एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती है और इसलिए वो स्टेबल ऑर्बिट में घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो पहला ये चीज था। दूसरा उन्होंने जो कंडीशन दिया जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमेगा बट उसके लिए कुछ कंडीशन होगा, वो सेकंड पोस्टुलेट, वो हम लोग बात करते हैं। और थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जंप लगाएगा, यानी ट्रांजिशन होगा, तब वहां पर या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। उसकी हम लोग बात करेंगे। इसके ऊपर हार्डली 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आप लोग जब मैं पढ़ाता हूँ तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो चीज है हाइड्रोजन एटम, हम लोग को हाइड्रोजन एटम के बारे में ही पढ़ना है, जिसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और कुछ हमें पढ़ना नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में, जो ऑर्बिट में घूम रहा है, तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही घूमता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। लेकिन अगर उसके पास एनर्जी मिले तो हायर एनर्जी स्टेट में भी कुछ समय के लिए जा सकता है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, या फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि चार्ज में है। और अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा, मतलब कुछ एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में होगा, कुछ एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी भी निकल जाएगी। ये हम लोगों को यहाँ पर निकालना है टोटल एनर्जी तक। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो क्या होता है, तो देखिए, किसी भी मटेरियल जो एटम से बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है, जब वो बाहर से एनर्जी गेन करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और हायर एनर्जी स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन फिर लोअर एनर्जी स्टेट में गिरता है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है
वो लाइट बन के निकलता है, रेडिएशन बन के निकलता है, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं। मतलब उसी के वेवलेंथ को अगर हम अरेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को अरेंज करते हैं, तो उसका नाम पड़ता है उस एटम का स्पेक्ट्रल सीरीज। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन भी एटम से मिलके बना है। अगर इनके भी एटम को हम एक्साइट कर दें, एक्साइट करने का मतलब गर्म कर दिया जाए, तो यहां से भी हीट के रूप में, रेडिएशन के रूप में एनर्जी तो निकलता ही है। ठीक है, स्पेक्ट्रल सीरीज, ये 3 टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर सीखते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बोर्स पोस्टुलेट। बोर्स पोस्टुलेट, ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus along the circular path and do not radiate any energy until and unless they make a transition from one state to another state। मतलब ये फर्स्ट पोस्टुलेट ये बोलता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसी में घूमते रहेगा, और ऐसे ऑर्बिट को बोला गया स्टेबल ऑर्बिट। जब तक ये स्टेबल ऑर्बिट में घूमते रहेगा, किसी तरह का कोई रेडिएशन नहीं देगा। ये एटम का स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। तो इसको आप लोग लिख डालिएगा बेटा। चलिए, दूसरा जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, लेकिन हर जगह नहीं घूमेगा, जहां मर्जी वहां नहीं घूमेगा, बल्कि उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एल बराबर हो एन इंटू एच बाई 2 पाई का। मतलब उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई, जहां एन मतलब इंटीजर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब इसी को हम लोग ऑर्बिट नंबर का नाम लेते हैं। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, एन का वैल्यू 1। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो एन का वैल्यू 2। थर्ड ऑर्बिट में एन का वैल्यू 3। फोर्थ ऑर्बिट में एन का वैल्यू 4। ऑर्बिट का नंबर कभी डेसिमल में नहीं होगा, ये इंटीजर में ही हो सकता है। अब ये जो सेकेंड पोस्टुलेट है, ये सेकेंड पोस्टुलेट कंडीशन देता है, अंडर व्हाट कंडीशन एन इलेक्ट्रॉन विल बी स्टेबल। अब मान लीजिए इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पूछा जाए फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए स्टेबल होने के लिए? तो एन की जगह 1 इंटू एच बाई 2 पाई। नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट, तो ऑर्बिट नंबर 2 में उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? तो 2 इंटू एच बाई 2 पाई। उसी तरह से थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 5। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कम से कम कितना? तो 1 पॉकेट, उससे ज्यादा तो एक ही बार 2 पॉकेट, उससे ज्यादा तो 3 पॉकेट, 4 पॉकेट, 5 पॉकेट। वो डेसिमल में नहीं हो सकता है। यानी कि किसी भी ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कभी ऐसा नहीं हो पाएगा कि 1.5 इंटू एच बाई 2 पाई हो जाए। वो हमेशा इंटीजर में ही हो सकता है, डेसिमल में कभी नहीं हो सकता है। तो ये आपको कंडीशन देता है सेकेंड पोस्टुलेट। तो सेकेंड पोस्टुलेट आप लोगों को क्या बोलता है भाई? तो किसी भी ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम n इंटू एच बाई 2 पाई होना चाहिए, जहां n क्या है? तो जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मतलब एक कंडीशन दिया, अगर ऐसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम इतना के बराबर हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसा ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट होगा और उसमें घूमने वाला इलेक्ट्रॉन किसी तरह का कोई रेडिएशन नहीं देगा।
ठीक है, ये एक चीज हुआ, शॉर्टकट में ही जानिए, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो थर्ड बात कहा गया उनके द्वारा, थर्ड पोस्टुलेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही से हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, डैश 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 डैश, ऑर्बिट नंबर कहां तक हो सकता है, तो ऑर्बिट इन्फिनिटी तक हो सकता है, ऑर्बिट इन्फिनिटी तक हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ एटम का फर्स्ट ऑर्बिट ऑक्युपाइड होता है, बाकी खाली होता है, कुछ का सेकेंड ऑर्बिट तक ऑक्युपाइड होता है, बाकी स्टेट खाली होते हैं, लेकिन ऑर्बिट नंबर इन्फिनिटी तक होगा, ऐसा बोर्स पोस्टुलेट में माना गया, ठीक है। अब बोर्स क्या बोलते हैं कि ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है, n इक्वल टू 1, ये नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट है, ऑर्बिट नंबर 2, नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट, ऑर्बिट नंबर 3, नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट 4 5 6 7। अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एनर्जी थोड़ा ज्यादा है, और यहां पर घूमने के लिए कम एनर्जी की जरूरत है। अब देखिए इसको स्टेट क्यों कहा जाता है, स्टेट का मतलब ये हुआ कि यहां पर घूमने के लिए एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अगर उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है तभी वो इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम पाएगा, अदरवाइज वहां वो नहीं घूम पाएगा, ठीक है। तो मान लिया जाए कि ये हायर एनर्जी स्टेट है, इसको चलिए EI नाम देते हैं, ठीक है, और ये एक और एनर्जी स्टेट है थोड़ा सा उसके रेस्पेक्ट में लोअर एनर्जी स्टेट है, चलिए इसको EF नाम देते हैं ना। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, उसको घूमने के लिए इसके रेस्पेक्ट में कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी यहां जो घूम रहा है कम एनर्जी से भी घूम सकता है, और यहां पर जिसके पास जो घूमना है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां वही सब एनर्जी हो सकता है जिसके पास ज्यादा। अब मान लीजिए किसी भी कारण से अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फॉल डाउन हो गया, जंप लगा के यहाँ पर आ गया, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी, बहुत सारा कारण हो सकता है, वो बाद में बात करेंगे। तब तो इसका मतलब ये है हायर एनर्जी, ये है लोअर एनर्जी, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां जब तक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उसके पास एनर्जी ज्यादा था, जब यहां आ गया इस लेवल में तो घूमना शुरू किया, अब उसके पास एनर्जी कम रहेगा, कम है तभी इसमें घूम पाएगा, अगर उतना ही एनर्जी रहेगा ना तो यहाँ घूम ही नहीं पाएगा, वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको क्वांटम स्टेट कहा जाता है ना। इस स्टेट में जब आया तो इसके स्टेट के मुताबिक एनर्जी उसमें होना पड़ेगा, कम ज्यादा होगा तो नहीं घूम पाएगा। तब तो इसका मतलब अगर ये हायर एनर्जी स्टेट है, मतलब वहां घूम रहा था तो एनर्जी ज्यादा था, यहां आ गया तो एनर्जी कम हो गया, तो बाकी एनर्जी गया कहां। तब बोर्स ने कहा कि भाई एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तब तो ये जो एनर्जी लॉस किया ये क्या बन के निकलेगा, रेडिएशन। रेडिएशन मतलब फोटोन, रेडिएशन मतलब फोटोन, जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में पढ़ चुके हैं। बट फोटोन की एनर्जी कितनी होती है तो हमें पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू hc/λ। अब एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो उस हिसाब से ये कितना एनर्जी लॉस किया वही एनर्जी तो यहां पर फोटोन बन के निकलेगा। तो कितना एनर्जी लॉस हुआ भाई यहां पर, तो लॉस इन एनर्जी की अगर हम बात करें, लॉस इन एनर्जी की अगर हम बात करें तो डेल्टा E इक्वल टू कितना होगा भाई, तो EI माइनस EF, एफ मतलब फाइनल मान लीजिए, यहां से चल के यहां तो ये इनिशियल तो ये फाइनल, इतना एनर्जी उसने लॉस किया, किसने, इलेक्ट्रॉन ने। तो जो एनर्जी लॉस होगा वही तो क्या बन के निकलेगा, फोटोन बन के निकलेगा। अगर ये फोटोन का वेवलेंथ विजिबल रेंज में है, मतलब 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में है तो दिखेगा भी, अगर उस रेंज से बाहर है तो नहीं दिखेगा, वो अलग की बात है। तो बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन
हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो जितना एनर्जी को लॉस करेगा वो फोटोन बन के निकलेगा, वो फोटोन बन के निकलेगा। और इक्वेशन क्या सेट हुआ, तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं यहां पर जो एनर्जी लॉस हुआ कितना हुआ, तो डेल्टा ई, वही क्या बन के निकला, फोटोन, मतलब बराबर होगा एच सी बाई वाट लेमडा, जहां एच मतलब प्लांक्स कांस्टेंट, आप लोग जानते हैं एच का वैल्यू कितना 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और सी मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। अब H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, तब यहां से एक रिलेशन दिखाई पड़ा, दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। सीबीएसई में नहीं पूछेगा राइट द थर्ड पोस्टुलेट, राइट द सेकंड पोस्टुलेट, राइट द फर्स्ट पोस्टुलेट, नहीं पूछेगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या दिखाई पड़ रहा है, डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, मतलब ये हुआ अगर यहां पर डिफरेंस है ज्यादा तो वेवलेंथ होगा कम, डिफरेंस है कम तो वेवलेंथ होगा ज्यादा। अब आप लोगों को दो कंपैरिजन करने के लिए कह दिया जाएगा, ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भूल जाइए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमारे पास मान लीजिए किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट, यस, और आप लोग को ये ऑर्डर दिमाग में रखना पड़ेगा, इससे नेक्स्ट हायर ये, उससे नेक्स्ट हायर ये, राइट। तब मान लिया जाए कि ऐसा दिखाया जाएगा आपके सामने कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहां से यहां हुआ, यहां से जो वेवलेंथ निकला वो है लेमडा 1, और एक रेडिएशन यहां से हो सकता है पॉसिबली, मान लीजिए यहां से अगर ट्रांजिशन हुआ तो यहां से भी तो एनर्जी लॉस हुआ, यहां से निकलेगा जो रेडिएशन उसका वेवलेंथ होगा लेमडा 2। 1 मास का ही प्रपोर्शन बन गया कि लेमडा 1 और लेमडा 2 में से कौन ज्यादा होगा। तो अभी हम लोग क्या सीखा था भाई, तो डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो यहां पर डिफरेंस कम है कि नहीं, यस डिफरेंस कम है मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो तुरंत पकड़ में आ गया, इसका मतलब है कि लेमडा 1 इज ग्रेटर देन व्हाट, लेमडा 2, ठीक है, यस। अब बताइए, जब डीवल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ते थे भाई कि फोटोन का एनर्जी कितना एच सी बाई लेमडा, और सी बाई लेमडा का नाम फ्रीक्वेंसी भी तो होता है ना, एच न्यू भी होता है। तो देखिए अभी लेमडा में और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जिसका वेवलेंथ है ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी होगा कम, मतलब μ1 विल बी लेस देन μ2। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर आप लोग को एटम से। तो ये बोर्ड्स का 3 पोस्टुलेट हो गया। अब देखिए दो बात है यहां पर, दो बात है, अगर ये हमारा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से जंप लगा के लोअर में आता है तो एनर्जी लॉस किया, और लॉस हुआ तो वहां से इमिशन होगा, इमिशन होगा मतलब निकलेगा, यस और नो, हाँ निकलेगा। लेकिन मान लीजिए पहले ही से कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है फर्स्ट वाली ऑर्बिट में, यस फर्स्ट वाली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, और इस पर लाइट दीजिए, लाइट या कोई एनर्जी या हीट के रूप में कोई एनर्जी दीजिए, ये गया फोटोन, ये गया फोटोन, ये फोटोन गया और एग्जैक्टली किसके ऊपर गिरा, इलेक्ट्रॉन को हिट किया। अब ये फोटोन क्या लेके जा रहा है भाई, एनर्जी लेके जा रहा है, कितना एनर्जी लेके जा रहा है, एच सी बाई लेमडा। ध्यान दीजिए, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लॉस किया तो जो लॉस एनर्जी है वो फोटोन बन के निकलेगा, उसको इमिशन बोलेंगे। और अगर आप उस एटम के ऊपर टॉर्च से लाइट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, अगर ये हीट जाके, ये रेडिएशन जाके, ये फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन को हिट किया
तो इलेक्ट्रॉन उसका सारा एनर्जी को एब्जर्व कर लेता है, और एब्जर्व कर लिया मतलब फोटोन का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन यहां रुक नहीं सकता है, ये तुरंत चला जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में, अब यहां पर जाके घूमेगा। नो डाउट यहां पर आने के बाद यह स्टेबल नहीं रह पाएगा क्योंकि लोअर एनर्जी स्टेट खाली हो गया, तो ये लगभग 10 का पावर -8 सेकेंड में फिर यहां से यहां जाके गिर जाएगा और उसी रेडिएशन को रिलीज कर देगा, वो अलग ही बात है। इसको बोला जाएगा कि इसने फोटोन को निगल लिया। अब इसको क्या बोलेंगे, इमिशन तो नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जर्व कर लिया गया, मतलब फोटोन को इसने एब्जर्व कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी फोटोन को एब्जर्व करता है तो वो एक्साइटेड होकर लोअर से कहां चला जाएगा, हायर में, और कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर हायर से कहां आता है, लोअर में, तो जितना एनर्जी लॉस करेगा वो फोटोन बन के निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारी चीजें रहेंगी। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। अब देखिए हाइड्रोजन एटम में आप लोग जानते हैं एक सिंगल क्या होते हैं, एक सिंगल प्रोटॉन होता है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उसका ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है। लेकिन ग्राउंड स्टेट के केस में कहेंगे कि ऑर्बिट नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो लोअर एनर्जी, लेकिन अगर उसको एनर्जी दिया जाए ज्यादा तो किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, ये जनरलाइज करके चलेंगे। चलिए मान लेते हैं ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब एक जनरल हम लोग को यहां पर डेरिवेशन करना है, तो चलिए मान लेते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा है, इसको मान लेंगे हम लोग nth ऑर्बिट। हाँ, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, हाँ फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा तो स्टेबल होगा उसको, लेकिन ऑर्बिट तो बहुत सारा हो सकता है ना। अब हमें पता करना है भाई कि ये nth ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, ये पता करना है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका स्पीड कितना होगा, vm, ठीक है, ये पता करना। तो पहले तो हम कहेंगे भाई इसका न्यूक्लियस में एक सिंगल प्रोटॉन है, मतलब कितना चार्ज है इस पर, E, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, -E। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल को सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ओबियस है कि पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स, कोलंबियन फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, और यही फोर्स उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें ये मान लिया गया कि पॉजिटिव न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है निगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वही फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स बन जाता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एनकाउंटर करता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर ये मान कर चलेंगे, क्या मानेंगे भाई, द पॉजिटिव nucleus and negative electron have attractive force which provides necessary centripetal force, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है सेंटर
Q1 E, Q2 भी E, और दोनों के बीच का डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर होगा Rn स्क्वायर। ये जो कोलंबियन फोर्स है, ये कोलंबियन फोर्स सेंटर तरफ खींच रहा होगा, और यही सेंट्रीपेटल फोर्स बन गया। और सेंट्रीपेटल कितना होना पड़ता है, m इंटू भी स्क्वायर बाई वाट आर। यस, इतना होना पड़ता है। दिस इज द कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन। यस, अब यहां से कुछ काट सकते हैं तो काट लेते हैं। चलिए, ये स्क्वायर ये कट गया, ठीक है, और तो कुछ कटता नहीं है। यहां से जो हम लोग को मिलेगा, जो कुछ मिलेगा उसको हम लोग कंसेप्चुअली याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, कंसेप्चुअल टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो भारी भारी क्वेश्चन नहीं होता है। बस वीडियो को पॉज बना के छोटा छोटा आप लोग नोट्स बनाइएगा, बड़ा बड़ा नोट्स की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ से जो निकला बेटा, क्या निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई स्क्वायर, ई फॉर 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का चार्ज, बाई वाट आर एन इक्वल टू एम वी एन स्क्वायर। आर तो कट गया था, इसको कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो चाहे सीबीएसई की बात हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो आप लोग जानते हैं कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, ए मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। इसमें और इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये कि इसको हम बॉक्स के अंदर बंद करता हूं, v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ना। इसका मतलब हायर ऑर्बिट में जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट में जाएंगे, रेडियस बढ़ेगा स्पीड घटेगा, रेडियस बढ़ेगा स्पीड घटेगा, रेडियस बढ़ते जाएगा स्पीड घटते जाएगा। मतलब एज वी गो इन हायर एनर्जी स्टेट, रेडियस विल इंक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज। अच्छा, स्पीड घटेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी घटेगा। बन गया, यहीं पर क्वेश्चन बोल देगा कि हम ऑर्बिट नंबर 1 से चल के ऑर्बिट नंबर 2 में जाएं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो बोलिए घट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यहां से कंक्लूजन जो निकला, ये रहा फर्स्ट ऑर्बिट, ये रहा सेकेंड ऑर्बिट, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज्यादा है। तो जहां रेडियस है ज्यादा उसमें स्पीड होगा कम, और जहां रेडियस है कम वहां स्पीड होगा ज्यादा। मतलब इस ऑर्बिट में, ऑर्बिट नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और ऑर्बिट नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कम होगा। ये जहन में रख के हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब वही स्पीड का अगर मान लीजिए हमको निकालना है, कहीं कंसेप्ट हो गया तो ऐसे इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, तब तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो इधर भी स्क्वायर हटाना है तो रूट ले लो, इधर भी रूट ले लीजिए, तो 1/√, व्हाट, रेडियस, ठीक है। लगभग दोनों सेम ही चीज है। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्पीड कम होता जाएगा, स्पीड कम होता जाएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक तो हम लोग को यहाँ पर ये मिला है। दूसरा अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, अभी तक हमने यहाँ पर सिंपल मैकेनिक्स का ही थीम को लगाया है, सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल को इक्वलाइज किया है। अभी हम लगाएंगे बोर्स का पोस्टुलेट, क्योंकि हम लोग को रेडियस निकालना है, स्पीड निकालना है इन द टर्म ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम मतलब ऑर्बिट नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, मतलब एन के टर्म में निकालना। एन फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू 1, सेकेंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, तो उसके टर्म में हम लोग को निकालना। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर बोर्स का पोस्टुलेट यूज करेंगे। नाउ यूजिंग बोर्स postulate, second postulate using Bohr's second postulate। क्या सेकेंड पोस्टुलेट, क्या, तो L इक्वल टू n इंटू h बाई 2 पाई, nth ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इतना होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला डालते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास इंटू स्पीड इंटू रेडियस। अब ठीक है, nth ऑर्बिट में घूमने वाला स्पीड vn, nth ऑर्बिट का रेडियस rn,
तो एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला हो गया n इंटू एच बाई 2 पाई। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग जो इक्वेशन नंबर 1 लाया था वो, और ये आया है, ये वहां भी v था, r था, यहाँ भी v है और r है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर r का वैल्यू चलिए निकालते हैं ना, r का वैल्यू v को रिप्लेस करते हैं ताकि r निकले। यहां से हम चाहें तो v निकाल सकते हैं, कितना होगा एन एच बाई 2 पाई, नीचे है m ऊपर से नीचे आएगा और आर एन भी आ जाएगा ऊपर से नीचे, इस टर्म में आ गया। अब इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, ताकि वहां से भी रिप्लेस होकर आर आ जाएगा। एन एच बाई 2 पाई एम आर एन को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या था जी इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर एन इक्वल टू एम भी एन स्क्वायर, यही था। अब भी को यहां से हटाना है, हमें हटाना तो पड़ेगा तभी तो आर निकलेगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। यहां से भी को हटाते हैं, इंप्लाई दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर एन इक्वल टू एम, भी की जगह डाल देते हैं यहां से वैल्यू को एन एच बाई 2 पाई एम आर एन का स्क्वायर डाल दो। अब देखिए दोनों साइड में कुछ कैंसिल होगा तो काटते हैं। ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, कट जाएगा 2 का स्क्वायर 4 से कट जाएगा। चलिए पाई का स्क्वायर है, एक तो पाई कटेगा, एक तो पाई बचेगा, बचा कर रखिए। चलिए, और आर यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा, तो एक तो काटिए निकालिए, बच गया क्या चीज ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट नीचे बच रहा है, और यहां क्या बचेगा, तो ऊपर एक एम नीचे एम का स्क्वायर, एम खत्म हो जाएगा, ऊपर बच गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा तो पाई। ठीक है, एक पाई कट गया था, एक एम भी कट गया, तो एक एम, और क्या बचेगा आर एन, जो कि एक आर इधर से कट गया था। ठीक है, ऐसे निकला हमारा। अब यही से क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, निकल गया हमारा किसका वैल्यू आर का वैल्यू। सो आर एन इक्वल टू कितना होगा जी, तो इसको ऊपर भेज दीजिए, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो आर एन यहां पर था, नीचे से डायरेक्ट ऊपर चला गया, बाकी सबको उधर भगा दीजिए, कितना होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट नीचे था ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई नीचे पाई एम, और ई स्क्वायर ऊपर से नीचे आ गया। ये बना हमारा इंप्लाई दैट आर एन इक्वल टू, थोड़ा सुंदर बना देते हैं इसको, कलरफुल, यही हमारे लिए काम का चीज है, यही हमारे लिए काम का चीज है, यही हमारे लिए काम का चीज है। सारा कांस्टेंट को एक साथ में एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम ई स्क्वायर, सबको एक साथ कर देते हैं, इनटू एन स्क्वायर बाहर लगा देता हूं, क्योंकि एन तो अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग होगा। अब फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन का वैल्यू 1, सेकेंड है तो एन का वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट एन का वैल्यू 3, फोर्थ ऑर्बिट एन का वैल्यू 4। बट सभी ऑर्बिट के लिए ये वाला तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, तो ये वाला जो हमारा टर्म हो गया ये क्या हो गया कांस्टेंट। अब रुकिए, अगर ऑर्बिट नंबर 1 का रेडियस निकालना है तो एन की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ऑर्बिट नंबर 2 निकालना है तो एन की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकेंड वाला का रेडियस 4 टाइम्स हो गया। थर्ड वाला का अगर रेडियस निकालना है तो एन की जगह क्या पुट कर देंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट के कंपेयर में कितना टाइम्स हो गया 9 टाइम्स, स्क्वायर से बढ़ेगा। ठीक है,
ओके ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने वाली चीज आप लोग को ये बना देता हूँ। रेडियस हमारा इस फॉर्मेट में आ गया, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, हियर हियर if we put h का वैल्यू कितना 6.625 10 का पावर -34, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10 का पावर -12, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर -31। ठीक है, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। ये सारे वैल्यूज अगर रखे यहाँ पर, सारा वैल्यू अगर यहाँ रखें तो इसका कुछ वैल्यू निकलता है ना, किसका, एप्सिलॉन नॉट का। और तब सारा वैल्यू निकलने के बाद ये कुछ फॉर्मूला ऐसे आता है, देयरफॉर आर एन इक्वल टू ये आता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन 0.5 जब हम लिखते हैं मतलब ये एंगस्ट्रम में रहता है, मीटर में नहीं रहता। ठीक है, सो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला का कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, मान लीजिए ऑर्बिट n1, ऑर्बिट n1, ऑर्बिट n2। ठीक है, तो अगर हम ऑर्बिट इसका रेडियस निकाले तो क्या मिलेगा n1 का, तो क्या लिखेगा बोलिए, 0.53 इंटू n1 का स्क्वायर। सेकेंड का r2 0.53 इंटू n2 का स्क्वायर। अगर हमको r1 और r2 का रेडियस निकाल देना है तो कितना हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे कट जाएगा, ऊपर n1 नीचे n2 का होल स्क्वायर डाल दीजिए, निकल जाएगा। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए दिया हुआ आपको इस तरह से, फाइंड रेशियो ऑफ फिफ्थ और रेशियो ऑफ फिफ्थ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट एंड सिक्स्थ या 10th या 9th जो भी हो ऑर्बिट, ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें ज्यादा हमें लंबा जाने की जरूरत नहीं है, राइट। डायरेक्ट कह देंगे सिंस आर एन इक्वल टू कितना 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, देयरफॉर फिफ्थ ऑर्बिट तो R5 लिख दीजिए, 0.535 का स्क्वायर, R9 0.53, हाँ ये कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा ना, n बदलते रहेगा, 9 का स्क्वायर, देयरफॉर R5 बाई R9, ये और ये कट गया, बचेगा ऊपर 25 और नीचे हो गया 9 का स्क्वायर 81। दिस इज आंसर। तो इस तरह का हल्का फुल्का क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बहुत भारी क्वेश्चन तो नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं थोड़ा सा एनर्जी का, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हमको दो तरह की एनर्जी की बात करनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। हमें दो तरह की एनर्जी की बात करनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। चलिए, ये रहा आपका न्यूक्लियस और ये रहा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में मानेंगे घूम रहा है, मानिए nth ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन,
ये nth ऑर्बिट का रेडियस हो गया rn, स्पीड से घूम रहा है, स्पीड है vn। तो स्पीड है मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो इसका फील्ड में ये बैठा है, इसका फील्ड में ये बैठा है, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ग्रेविटेशनल थोड़ी ना होगा, U इक्वल टू nth ऑर्बिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला क्या था Q1 इंटू Q2, बट ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज नेगेटिव, एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लिखना जरूरी है, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई वाट, नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो फोर्स के लिए होता है ना, ये एनर्जी है, लेकिन एनर्जी ध्यान रखना पड़ेगा, चार्ज एनर्जी निकालते वक्त जो चार्ज पॉजिटिव है उसके लिए प्लस, जो निगेटिव उसके लिए माइनस, इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस का स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर एन। ध्यान रहे यहाँ पर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव नहीं होता तो क्या बोलते, आर बढ़ेगा यू घटेगा, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहां नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आर बढ़ेगा तो यू का न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा, बट माइनस में ना घटेगा। मान लीजिए पहले था -20 तो अब हो गया -19, तो -19 को ज्यादा कहा जाएगा, चूंकि नेगेटिव में उल्टा बोला जाता है, राइट। तो चूंकि यहां पर नेगेटिव है इसलिए क्या बोलोगे, आर इंक्रीज यू विल ऑल्सो इंक्रीज बोलना पड़ेगा, इनवर्सली है लेकिन माइनस में होने चलते उल्टा बोलना पड़ेगा। इसका मतलब किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का मतलब है कि वो बाउंडेड है, बाउंडेड है मतलब इसीलिए न्यूक्लियस को छोड़ के भाग नहीं पा रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, दैट्स इट, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग एन के टर्म में लाना चाहें तो जो आर का वैल्यू आया था उसको यहाँ पुट कर देंगे तो एन के टर्म में आ जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, बस ये कंसेप्ट यहाँ जरूरी है, इसको लिख लेना, हाँ उल्टा पुल्टा मत लिखना, हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, यू इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेडियस बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, हाँ क्यों समझा दिया ना, माइनस इसलिए इसे उल्टा बोलना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे हम आउटर ऑर्बिट में जाएंगे आर का वैल्यू बढ़ते जाएगा, और आर का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा, जबकि अभी सेंस लिया था हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी घटते जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सेंस आया कि एज वी गो इन हायर ऑर्बिट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। तो इसको भी बेटा आप लोग सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नोट कर लीजिए, दिमाग में रखिए यहाँ पर ना, ठीक है। चाहे चलिए निकाल लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। अब रह गई काइनेटिक एनर्जी की बात, अब रह गई काइनेटिक एनर्जी की बात, तो थोड़ा निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा काइनेटिक एनर्जी मतलब ई के कौन सा ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, क्या फॉर्मूला है, हाफ एम वी एन का स्क्वायर, राइट। चलिए वी एन का स्क्वायर यहां से रख लेते हैं, हमको इसको रेडियस के टर्म में कन्वर्ट करना है, रेडियस के टर्म में। तो देखिए तो जहां हम लोग सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस किए थे, जहां हमने सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल को क्या किया था, बैलेंस किया था, क्या मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर एन, कितना के बराबर आया था, एम वी एन स्क्वायर के बराबर आया था कि नहीं आया था, यस आया था। तो क्यों ना यहीं से डायरेक्ट इसको पुट कर दिया जाए। तो अगर हमें एम और वी एन को हटाना है,
रेडियस के टर्म लाना है तो 1/2 को 1/2 रहने दीजिए और यहां से इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई व्हाट आर एन। ठीक है, ये रहा आपका काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट। अब देखिए यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है, इसको रहने देते हैं इससे। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट आर। यहां माइनस नहीं है, यहां माइनस नहीं है। इसका मतलब as we go in higher orbits radius will increase and kinetic energy will decrease। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप लोगों का क्या आ गया, मेन नोट्स यहां पर बना लीजिए, बॉक्स के अंदर डाल दीजिए ना। ठीक है, as we go in higher energy हायर ऑर्बिट लिख देते हैं, छोड़िए एनर्जी स्टेट, हायर ऑर्बिट। ठीक है, नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये याद रखना जरूरी है, यही तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ना वहां पर शॉर्टकट मारने के लिए। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब बात आती है टोटल एनर्जी की, राइट, कि उस इलेक्ट्रॉन के पास टोटल कितना एनर्जी है। तो नाउ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। चलिए बात करते हैं। तो टोटल मतलब ई nth ऑर्बिट का टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितना था भाई, आर के टर्म में ही ले लेते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर एन प्लस पोटेंशियल कितना था -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर एन। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन ले लीजिए, ई स्क्वायर बाई आर एन, यहां पर अब बचेगा 1/2 -1, 1/2 में से 1 जाएगा, -1/2 बचेगा, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर एन इंटू -1/2 आ गया। मतलब टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड टू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को छोड़ के भाग नहीं सकता है, राइट। तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, ये हाईलाइट करता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड सिस्टम बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा पाएगा, उसी के फील्ड में गोल 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 घूमते रहेगा। सो टोटल एनर्जी यहां पर नेगेटिव आ गया। अब देखते हैं भाई, इसी को लिख दिया जाए कुछ इस फॉर्मेट में, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1/2 को आगे ले जाता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बाई आर एन। फिर यहां पर नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आ गया इसका मतलब भले ही यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर बढ़ेगा तो ई का न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा, बट माइनस में ना घटेगा। तो माइनस में घटने को घटना नहीं बोलते, बढ़ना ही बोलते हैं, राइट। मतलब आर बढ़ेगा टोटल एनर्जी भी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा टोटल एनर्जी भी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा टोटल एनर्जी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा टोटल एनर्जी बढ़ेगा। अब इसको हाईलाइट पहले कर लेते हैं भाई, 3-4 पॉइंट को ध्यान में रखे हुए। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी एक साथ बनाओगे, कितना फॉर्मूला था, -1/2 सॉरी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर एन। यस, काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई, तो 1/2 आधा था, पोटेंशियल का आधा होता है काइनेटिक, 1/2 बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ई स्क्वायर बाई आर एन। याद रखिएगा, पोटेंशियल का आधा होता है काइनेटिक, पोटेंशियल का आधा होता है काइनेटिक, बट ये माइनस है तो ये प्लस है। देखिए ये वाला टर्म यहां भी है, यहां भी है ना, तो इसके इसके कंपेयर में हाफ है कि नहीं है। तो जितना पोटेंशियल होता है उसका एग्जैक्टली हाफ होता है क्या, काइनेटिक। बट ये जितना प्लस ये होता है माइनस तो ये होता है प्लस। अब अगर हम इसको क्या मान लिए होते, मान लीजिए अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो बताइए इसको क्या मानना पड़ता है, 2x, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2x। अब बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक को जोड़ेंगे, रफे कीजिएगा आप लोग, तो -2x आप प्लस x करेंगे तो -x आएगा कि नहीं, और x का मतलब ये है, ये है, देखिए आया है यहाँ पर टोटल एनर्जी, राइट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का जहां तक सवाल है nth ऑर्बिट में, तो देखिए ये है कितना x, काइनेटिक एनर्जी कितना है x, पोटेंशियल एनर्जी हो गया -2x, तो दोनों को जोड़ा तो टोटल एनर्जी कितना आ गया -x। -x मतलब ये, x मतलब ये आ रहा है -1/2 इंटू 1/4 पाई साइलन नॉट ई स्क्वायर बाई व्हाट, आर एन। ये आ रहा है हमारा, यस। अब यहीं पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, सारा चीज यहीं पर इंपॉर्टेंट है, सारा यहीं पर इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग क्वेश्चन यहीं से पूछता है ज्यादातर, और यहाँ से हटता है थोड़ा सा स्पेक्ट्रल सीरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब यहीं पर ध्यान से देखिएगा क्या दिखाई पड़ रहा है, आर बढ़ेगा यू बढ़ेगा, क्योंकि माइनस में है इसलिए उल्टा बोलना पड़ेगा, आर बढ़ेगा काइनेटिक घटेगा क्योंकि माइनस नहीं है, आर बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी भी बढ़ेगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है। अब रेशियो अगर बात करें हम तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या दिखाई पड़ रहा है जी, 1:, टोटल रेशियो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, तो अभी हमने बताया था, अभी हमने बताया कि इसको अगर हम क्या मान लेते हैं x, तो ये भी कितना है -x, तो ये कितना है -2x ना, तभी तो इसको इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा -2 इज टू काइनेटिक एनर्जी 1 और टोटल एनर्जी कितना -1। अब ये रेशियो याद रखने का क्या फायदा है, तो रेशियो याद रखने का ये फायदा है कि क्वेश्चन बोल देगा आपको कि सपोज इन ए सर्टेन एनर्जी लेवल या इन ए सर्टेन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सपोज काइनेटिक एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज, ठीक है। तो उसी ऑर्बिट में देन इन द सेम ऑर्बिट व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो टोटल भी होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑर्बिट रेशियो याद रखने का ये फायदा हो गया। अब उसी ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो इसका डबल कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू -13.6 इंटू करके लिख दीजिए 27.2 हो जाएगा, निकल जाता है। तो इसका ये फायदा है रेशियो याद रखने का, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है काइनेटिक, और काइनेटिक और टोटल दोनों बराबर है, अंतर है माइनस और प्लस का। तो इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए, ये फायदा हमारा ये हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरह से आप लोगों के पास में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सर्टेन एनर्जी स्टेट ऑफ एच एटम, सर्टेन एनर्जी ऑफ each atom, the
एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is 3.4 electron volt. Suppose then in same orbit potential energy equal to how much? Total energy is how much? ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो थोड़ी डेरिवेशन करना चाहिए ना, बस वो याद रखिए जितना काइनेटिक होता है उतना ही टोटल होता है। तो तुरंत हो गया टोटल एनर्जी इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक के बराबर ही बट माइनस हो जाएगा, और इसी का डबल कर देते हैं तो पोटेंशियल हो जाता है बट माइनस। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो -2 इंटू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दीजिए और इंटू करके लिख दीजिए, हो गया ना -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है।